हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम मी रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी पैडागोजी के थ्योरी के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ध्वनि विज्ञान निर्देश या ध्वन्यात्मक जागरूकता क्या है? ध्वन्यात्मक जागरूकता जो होता है फ्रेंड, वो होता है बच्चों को बोली जाने वाली भाषा की ध्वनियों के साथ पहचानने और काम करने देती है। और पूरे स्कूलों में इसका जो अर्थ होता है वो तुकबंदी वाले शब्दों को निकालना होता है। तो तुकबंदी क्या होता है? एक शब्द जिनको एक विशेष ध्वनि के साथ लिखा जाता है और जिनको पढ़ने पर एक समान ध्वनि निकलती है, उसे हम तुकबंदी शब्द कहते हैं। ओके। और जैसे कमर, समर, छोटा और मोटा, ये क्या है कमर समर, एक समान ध्वनि निकल रही है इसमें से, तो वो और एक समान शब्द है जिसे हम अनुप्रास अलंकार में दोहराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम तुकबंदी शब्द कहते हैं। ओके। तो क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनियों के बीच संबंध पर बल देता है? तो फर्स्ट है इसमें स्थिति परक उपागम, सेकंड है ध्वनि विज्ञान निर्देश, थर्ड है समग्र भाषा परिधि एंड फोर्थ है व्याकरण अनुवाद। तो ध्वनि विज्ञान निर्देश जो है वो साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनि के बीच क्या है? संबंध पर बल देता है। करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्वन्यात्मक जागरूकता से क्या तात्पर्य है? ध्वन्यात्मक जागरूकता क्या होता है? ध्वन्यात्मक जागरूकता जो होता है वो होता है ध्वनि संरचना को प्रतिबिंबित और परिवर्तित करना। राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई है वो है स्वनिम, जिसे हम इंग्लिश में फोनीम कहते हैं। वो क्या है? वो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। और आकृति विज्ञान जिसे हम मॉर्फिम कहते हैं, वाक्य रचना जिसे हम सिंटैक्स कहते हैं, अर्थग्राम जिसे हम सिमेंटिक्स कहते हैं। तो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है? वो स्वनिम है। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्डों की रूपरेखा बनाना खाली स्थान प्रभावशाली रणनीति है। तो वर्णों की रूपरेखा बनाना तो शिक्षार्थियों में शब्द संपदा के संवर्धन के लिए, बी है व्याकरणिक नियमों को सीखने के लिए, सी है पठन सामग्री में व्याकरण को एकीकृत करने के लिए, एंड डी है प्रक्रिया लेखन के लिए। तो वर्णों की रूपरेखा बनाना क्या है? वो शिक्षार्थियों में शब्द संपदा के संवर्धन के लिए क्या है? प्रभावी रणनीति है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई क्या है? तो वो है रूप विधान। रूप विधान यानी मॉर्फीम है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि पढ़ने के विकास के चरणों में जब बच्चा उन तरीकों से अवगत हो जाता है जिसमें अक्षरों को जोड़कर अलग अलग ध्वनियाँ उत्पन्न की जाती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? तो फर्स्ट है प्रतीकात्मक चरण, सेकंड है शब्दावली चरण, थर्ड है सम्मिश्रण चरण एंड फोर्थ है सचित्र चरण। तो उसे शब्दावली चरण कहा जाता है। ओके। और नेक्स्ट है कि शिक्षा का विद्यार्थियों को कुछ पर्चियों पर अधूरे वाक्य लिखकर देती हैं। विद्यार्थियों को प्रत्येक अधूरे वाक्य को उसके सही भाग से जोड़ना है। कक्षा में ऐसी गतिविधि कराने का क्या उद्देश्य हो सकता है? तो फर्स्ट है इसमें सही वाक्य विन्यास पर ध्यान केंद्रित करना, सेकंड है लेखों की रचना करना सीखना, थर्ड है विराम चिन्हों पर ध्यान केंद्रित करना, एंड फोर्थ है शिक्षार्थियों को अपने वाचन में सुधार करने योग्य। तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा सही वाक्य विन्यास पर ध्यान केंद्रित करना। एक्स्ट्रापोलेटिव या एक्स्ट्रापोलेशन क्या होता है? इसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं फ्रेंड्स। एक्स्ट्रापोलेशन जो होता है वो एक तरह से शिक्षित अनुमान या परिकल्पना की तरह होता है। ओके। और यह ज्ञात क्षेत्र से परे तथ्यों पर आधारित मूल्य का क्या है? अनुमान है। और एक्स्ट्रापोलेशन जो होता है वो कार्य एक ऐसा कार्य है जिसमें कुछ करने को पहले कल्पना और फिर भविष्यवाणी की इसमें आवश्यकता होती है। पहले कल्पना फिर भविष्यवाणी की आवश्यकता होती है। तो हम इसे क्या कहते हैं? एक्स्ट्रापोलेशन या एक्स्ट्रापोलेटिव कहते हैं। ओके। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, एक अध्यापिका ने बच्चों से कहानी पढ़ लेने के बाद उन्हें यह प्रश्न दिया कि कल्पना करें कि आप कहानी में जो है बेटी हैं, घर में विवाह उत्सव के आयोजन वाले दिन के बारे में अपनी डायरी में लिखे। तो यह प्रश्न किस प्रकार का है? यह प्रश्न जो है फ्रेंड वो एक्स्ट्रापोलेटिव है, यानी पार्ट से बाहर के प्रश्न है। तो पार्ट से बाहर के जो भी प्रश्न रहेंगे तो वो क्या है? वो एक्स्ट्रापोलेशन है। ओके। राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा इसमें। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड। अब बात करेंगे बहुभाषकता। बहुभाषिकता क्या होता है? बहुभाषकता जो होता है फ्रेंड वो दो से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान विद्यालयी शिक्षा में बहुभाषावाद होता है।
दो से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान जो होता है उसे विद्यालय शिक्षा में उसे हम क्या कहते हैं, बहुभाषावाद कहते हैं। और बहुभाषावाद के माध्यम से वे अन्य भाषाओं में लिखने, पढ़ने, बोलने और समझने की कला सीखते हैं। और बहुभाषावाद के माध्यम से छात्रों को एक अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्राप्त होता है जो उन्हें विदेशी भाषाओं के साथ भी अभिव्यक्त करने की क्या करता है, क्षमता प्रदान करता है। ओके। और इसके अलावा बहुभाषावाद भी समाज में सामंजस्य एवं समझौता बढ़ाता है, जिससे छात्रों को समाज में उनके साथियों के साथ बेहतर रिश्ते बनाने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। उसे क्या कहते हैं, उसे हम बहुभाषावाद कहते हैं। जैसे क्वेश्चन है, कबीर 6 भिन्न भाषाओं में प्रवाह के साथ बोलता है। यह भाषाई योग्यता उसे बनाती है, तो उसे क्या बनाती है, तो उसे बहुभाषी बनाती है। ओके। कबीर जो है 6 भिन्न भाषाओं के प्रवाह के साथ बोलता है, तो यह भाषाई योग्यता उसे बहुभाषी बनाती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, नारियल वाले और भिखू भाई की बातचीत को अपने घर की बोली में लिखो। यह प्रश्न को पोषित करता है, तो यह बहुभाषिकता को पोषित करता है। ओके। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुभाषिकता का प्रयोग एक संसाधन के रूप में करना चाहिए जिससे क्या हो, प्रत्येक बच्चे को सुरक्षा एवं स्वीकृति का क्या हो, एहसास हो। ओके। राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऐसी कक्षा जहां बच्चे अपनी मातृभाषा से शुरुआत करते हैं तथा उसके बाद उन्हें अतिरिक्त भाषाओं का शिक्षण दिया जाता है, वह क्या कहलाती है। ए है द्विभाषी कक्षा, बी है बुनियादी कक्षा, सी है मानवीय उपागम, डी है बहुभाषी कक्षा। तो वो कहलाती है बहुभाषी कक्षा कहलाती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुभाषिक शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी विद्यालय में अतिरिक्त भाषा सीखने से पहले शुरुआत करते हैं। तो ए है अपनी मातृभाषा, बी है द्वितीय भाषा, सी है संकेत भाषा एंड डी है बहुभाषा। तो बहुभाषिक शिक्षा जो होती है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी जो होते हैं वो विद्यालय में अतिरिक्त भाषा सीखने से पहले से शुरुआत करते हैं, तो वो कहलाती है अपनी मातृभाषा। ओके। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण बहुधा क्या है। तो बहुधा जो होते हैं, ए है एकल भाषी बच्चों में होता है, बी है द्विभाषी बच्चों में होता है, सी है पठन वैकल्प प्रसिद्ध बच्चों में होता है एंड डी है पठन वैकल्प ग्रसित बच्चों में देखे जाते हैं। तो भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण बहुधा जो होते हैं वो द्विभाषी बच्चों में होते हैं। ओके। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द्विभाषी बच्चे दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्राय एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो क्या कहलाता है, वो संकेत बदलना कहलाता है। ओके। संकेत बदलना कहलाता है। आगे देखते हैं फ्रेंड, अब बात करेंगे ट्रांस लैंग्वेजिंग क्या होता है, मतलब ट्रांस लैंग्वेजिंग जो होता है वो दूसरी भाषा का व्यवहार जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांस लैंग्वेजिंग कहते हैं। ट्रांस लैंग्वेजिंग जो होता है वो होता है दूसरी भाषा का व्यवहार या प्रयोग किसी विषय और भाषा के अध्ययन अध्यापन के लिए। बहुत भाषाओं का प्रयोग होता है जहाँ किसी विषय का अध्ययन करते समय दूसरी भाषा का प्रयोग किया जाता है, जो बहुभाषिकता को क्या करता है, दर्शाता है। और विद्यालयी शिक्षा में बहुभाषिकता यह समर्थन करती है कि सभी बालक विद्यालयी शिक्षा में को मातृभाषा या गृह भाषा में आरंभ करते हैं और फिर अन्य भाषाओं को सीखते हैं, जिससे वे विषय को सरलता से क्या कर सकें, समझ सकें। ओके। अब बात करेंगे क्वेश्चन पे कि कक्षा 7 का विद्यार्थी एलम कन्नड़, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी 4 भाषाएं जानता है। घर में जब वह अपने माता पिता के साथ बात करता है तो वह प्रवाह के साथ चारों भाषाएं बोलता है। ओके। और विद्यालय में वह हिंदी, कन्नड़ और तथा अंग्रेजी बोलता है क्योंकि उसके मित्र व अध्यापक को यही भाषाएं आती हैं। इस स्थिति को किस रूप में जानना चाहिए, तो इस स्थिति को फर्स्ट है पराभाषिक ट्रांस लैंग्वेजिंग योग्यता, सेकेंड है कोड जाल कोड मैसिंग, थर्ड है कोड से आगे जाना या कोड मूविंग एंड फोर्थ अंतर्भाषा या इंटर लैंग्वेज। तो वो जो होगा फ्रेंड, वो किस स्थिति के रूप में जाना जाएगा, वो जाना जाएगा ट्रांस लैंग्वेजिंग के रूप में, मतलब पराभाषिक योग्यता। मतलब कि वो क्या है कि वो कन्नड़, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी 4 भाषाएं जानता है। घर में जब वो अपने माता पिता के साथ बात करता है तो प्रवाह के साथ चारों भाषाएं बोलता है और फिर विद्यालय में वो हिंदी, कन्नड़ तथा अंग्रेजी बोलता है क्योंकि उसके मित्र व अध्यापक को यही भाषाएँ आती हैं। तो वो क्या है, वो पराभाषिक है, मतलब दूसरी भाषा का प्रयोग किसी विषय और भाषा के अध्ययन या अध्यापन के लिए बहुत भाषाओं का प्रयोग जो होता है तो क्या है, वो ट्रांस लैंग्वेजिंग है। तो इस स्थिति को किस रूप में जाना चाहिए, तो इस स्थिति को पराभाषिक या ट्रांस लैंग्वेजिंग योग्यता के रूप में जाना जाएगा। ओके। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परभाषा व्यवहार या ट्रांस लैंग्वेजिंग क्या है।
परभाषा व्यवहार या ट्रांस लैंग्वेजिंग क्या है। फर्स्ट है फ्रेंड, इसमें भाषाओं के शिक्षण अधिगम के दौरान एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार करने से संबंधित है। सेकंड है, भाषाएं जो होती हैं किस तरह से एक समय अवधि के दौरान अपना रूप बदलती हैं। थर्ड है, एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया। एंड फोर्थ है, विद्यालय में कितनी भाषाएं पढ़ानी है। इस शिक्षा नीति में जो है वो क्या है, ये शिक्षा नीति में वो है। तो इसमें जो करेक्ट होगा कि पराभाषा व्यवहार या ट्रांस लैंग्वेजिंग जो है फ्रेंड्स, वो है भाषाओं के शिक्षण अधिगम के दौरान एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार करने से क्या है संबंधित होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांस लैंग्वेजिंग कहते हैं। भाषाओं के शिक्षण अधिगम के दौरान एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार करने से संबंधित जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांस लैंग्वेजिंग कहते हैं। ओके, राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, किसी पाठ सामग्री में अंतर्निहित क्रियाओं और विचारों के पात्र या दर्शक के रूप में स्वयं को रखकर लिखने की संबंधी कार्य के अंतर्गत आते हैं, तो वो एक्स्ट्रापोलेशन यानी किसी के स्थान पर स्वयं को रखना वो क्या कहलाता है, वो एक्स्ट्रापोलेटिव कहलाता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा ए हो जाएगा। अब बात करेंगे मेटालिंग्विस्टिक की। अधिभाषा क्या होता है, मेटालिंग्विस्टिक क्या होता है। मेटालिंग्विस्टिक जो होता है वो होता है, मेटालिंग्विस्टिक जागरूकता से तात्पर्य किसी व्यक्ति की भाषा के शाब्दिक अर्थ से परे जाने और भाषा के रूपों में हेर फेर करने की क्षमता है, उसे हम मेटालिंग्विस्टिक कहते हैं। और मेटालिंग्विस्टिक जागरूकता को भाषा और उसकी प्रगति के बारे में सचेत रूप से सोचने और बात करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। ओके, जैसे क्वेश्चन है, भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता को क्या कहेंगे। फर्स्ट है अधिभाषिक विचार विमर्श योग्यता, सेकंड है ध्वन्यात्मक जागरूकता, थर्ड है निपुणता वक्ता एंड फोर्थ है उद्गामी साक्षरता। तो भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता को अधिभाषिक विचार विमर्श योग्यता कहेंगे। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा एक व्यवस्था के रूप में इस बारे में चिंतन करने की योग्यता क्या कहलाएगी। फर्स्ट है अधिभाषिक जागरूकता, सेकंड विमर्श विश्लेषण, थर्ड है द्विभाषिक जागरूकता एंड फोर्थ है विषय वस्तु विश्लेषण। तो भाषा एक व्यवस्था के रूप में इस बारे में चिंतन करने की योग्यता जो कहलाएगी वो अधिभाषिक जागरूकता कहलाएगी। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, मेटालिंग्विस्टिक जागरूकता है। मेटालिंग्विस्टिक जागरूकता क्या है, वो है भाषा के बारे में सोचने और बात करने की क्षमता जो है वो मेटालिंग्विस्टिक जागरूकता है। ओके, तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, कल मुझे रूस जाना था पर जो मेरी फ्लाइट मिस हो जाती है, यह वाक्य क्या है। यह वाक्य जो है यह वाक्य जो है वो कोड मिश्रण है। ओके, आगे देखते हैं। किसी एक विचार को औपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जाता है, फिर उसी विचार को अनौपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जाता है, तो एक भाषिक वक्ता की इस स्थिति को क्या कहा जाता है, तो कोड बदलना कहा जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। घोषणात्मक ज्ञान या डिक्लेरेटिव नॉलेज एंड क्या होता है, या प्रकृत्यात्मक ज्ञान या प्रोड्यूशल नॉलेज। और घोषणात्मक ज्ञान डिक्लेरेटिव नॉलेज एंड प्रक्रियात्मक ज्ञान प्रोसीड्यूशल नॉलेज क्या होता है। तो घोषणात्मक ज्ञान जो होता है फ्रेंड, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं एग्जाम में कि घोषणात्मक ज्ञान का अधिगम या तो अर्थपूर्ण अधिगम या रटकर सीखना हो सकता है। अर्थपूर्ण अधिगम से तात्पर्य स्रोतों से, अवधारणाओं, प्रक्रियाओं या विचारों को सीखने से है, और अर्थपूर्ण अधिगम में अर्थ नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ने की शिक्षार्थियों की क्षमता से आता है। ओके, और जो पहले से ही स्मृति में है। और रटकर सीखने का तात्पर्य वियोजित या एक पक्षी शिक्षण विषय वस्तु में निपुणता प्राप्त करना है। और प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या होता है, प्रक्रियात्मक ज्ञान जो होता है यह हमें बताता है कि चीज़ों को कैसे करना है। वास्तव में यह कौशल आधारित है, हालांकि जो है इसमें घोषणात्मक ज्ञान की उच्च कठोरता नहीं है, और किसी विशेष क्षेत्र में उपयुक्त दस्ताओं के साथ प्रक्रियात्मक ज्ञान साथ साथ आता है, और यह अधिक सीमा तक जो है सही क्रम में सही क्रिया के साथ प्रदर्शन पर क्या होता है, यह आधारित है। ओके, आगे देखेंगे। क्वेश्चन है फ्रेंड कि व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है। तो व्याकरण के शिक्षण अधिगम में जो प्रक्रियात्मक ज्ञान है वो है यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाए। करेक्ट आंसर जो होगा इसमें थर्ड हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।